हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 22 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रिकॉलिंग औरंगजेब, पीएम से फैनेटिसिज्म कुड नॉट डिटर इंडिया। गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9th सिख गुरु हैं, उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी इस ईयर मार्क की जा रही है। To describing Guru Tegh Bahadur as Hind the Chadar who stood like a rock in front of Aurangzeb's tyrannical thinking। तो जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे वो गुरु तेग बहादुर जी को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। अब वो जो साइट है वहाँ पर है गुरुद्वारा सिसगंज साहिब। तो रिकॉलिंग द सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर, ही वॉज beheaded ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब एट द साइट वेयर गुरुद्वारा सिसगंज साहिब स्टैंड्स अपोजिट द रेड फोर्ट। और यहाँ पर 400th बर्थ एनिवर्सरी 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की मार्क की जा रही है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम डिस्कस कर लेंगे। मैनी स्पीशीज मिसिंग फ्रॉम शेड्यूल्स, हाउस पैनल सेज इन रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने के लिए बिल लाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि 50 अमेंडमेंट्स करेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो बेसिकली साइट्स के कंप्लाइंस के लिए हमें यहाँ पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंडिया ने साइट्स को रेटिफाई कर रखा है। तो बैकिंग टू कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स के कंप्लाइंस के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर WPA में अमेंडमेंट्स करने पड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे और साइट्स के साथ अगर हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो बेसिकली हमारा सस्पेंशन कर दिया जाएगा फ्रॉम द साइट्स। तो नॉन कंप्लायंस कुड मीन अ सस्पेंशन फ्रॉम साइट्स, और इसकी वजह से जो परमिटेड स्पीशीज़ में ट्रेड हो सकती है वो भी हमें ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। तो नॉन कंप्लायंस कुड मीन अ सस्पेंशन फ्रॉम साइट्स एंड अ सब्सिक्वेंट बारिंग फ्रॉम ट्रेड एंड परमिटेड स्पीशीज़ विद अदर कंट्रीज़। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं? तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स मेंशन है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अभी 6 शेड्यूल है, तो वो 6 शेड्यूल कम करके 3 कर दिए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री हैज़ स्ट्रीमलाइन द शेड्यूलिंग ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल 6 शेड्यूल्स टू जस्ट 3, जिसमें शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो स्पीशीज़ एंजॉय करते हैं वो होंगे। शेड्यूल 2 में जिनको थोड़ी कम डिग्री मिली है, लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जिनको इंश्योर की जाएगी, और शेड्यूल 3 में होंगे प्लांट्स। तो शेड्यूल 1 फॉर स्पीशीज दैट विल एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 फॉर स्पीशीज दैट विल बी सब्जेक्ट टू अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, एंड शेड्यूल 3 दैट कवर्स प्लांट्स। अब पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि जो रैशनलाइजेशन शेड्यूल का किया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो मिसिंग है। तो फाइंड्स अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिसिंग इन ऑल द 3 शेड्यूल्स। तो इट ऑल्सो फाउंड दैट स्पीशीज़ दैट शुड बी इन शेड्यूल 1, तो उनको यहाँ पर शेड्यूल 2 में रखा गया। तो बेसिकली जिन स्पीशीज़ को ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसके बाद भी उन स्पीशीज़ को शेड्यूल 2 में रखा जा रहा है। तो देयर आर स्पीशीज़ मिसिंग ऑल टुगेदर बोथ इन शेड्यूल 1, 2 एज वेल एज इन शेड्यूल 3। तो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो वो रिकमेंडेशंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कमिटी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दैट ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द बिल, जो बहुत सारी स्पीशीज़ है वो किसी भी शेड्यूल में नहीं आ रही, ना ही शेड्यूल 1, 2 में। इसके अलावा एलिफेंट्स को लेकर एक अमेंडमेंट ये है, बट वन स्पेसिफिक अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड दैट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिफेंट्स हैज़ रेज सीरियस कंसर्न। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एलिफेंट्स के, इसके अलावा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंसर्न्स जताए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि एलिफेंट्स का जो है यूज़ होता है फॉर सम रिचुअल्स। तो द कमिटी इज़ डीपली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन सम स्टेट्स ओन एलिफेंट्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेली वर्शिप एंड रिचुअल्स, जिसके चलते ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर एलिफेंट्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन कमिटी का ये कहना है कि ये आप अलाउ कर रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर कंडीशंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाओ। तो रिकमेंडिंग दैट द मिनिस्ट्री प्रिस्क्राइब मोर कंडीशंस बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कैप्टिव एलिफेंट कैन ओनली बी डन विद वैलिड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स है सिर्फ उसी को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो यहाँ पर एलिफेंट्स को ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं। स्पीक ट्रुथ टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्विसेज डे कल था, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू वार्न दैट अ नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। तो ये नेक्सस की वजह से जो वेलफेयर है पुअर लोगों का वो नहीं हो पाता है, तो उन्होंने बस सिविल सर्वेंट्स को ये एडवाइस किया है कि उनको फ्रैंक रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, और यहाँ पर नेक्सस बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उनकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो वो उनके पब्लिक स्फेयर में ना आए, और वो यहाँ पर कोशिश करें कि सिर्फ पुअर के वेलफेयर के ऊपर वो फोकस करें। तो सिविल सर्वेंट शुड नॉट
should be neutral to politics. You should be concerned about the poor who are on the streets and ensure that they are safe. Adopt nation first approach. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, जो रिलीजन होता है, रिलीजन में रिफॉर्म्स होने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इवॉल्व होता है, टाइम एंड स्पेस सब कुछ इवॉल्व होता है, तो ऐसे में रिलीजन भी इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिंदू रिलीजन का एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो हिंदू रिलीजन में बेसिकली पहले जब क्रेमेशन होता था तो सैंडलवुड की लकड़ियों से ही होता था. इसके अलावा I told them that traditionally the Hindu used to consider being cremated in the fire of sandalwood by the banks of the Ganges to be pious. लेकिन फिर सेम हिंदू रिलीजन ने क्या अडेप्ट किया, अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी उन्होंने अडेप्ट किया. तो इसका मतलब ये है कि हम रिलीजन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं और रिलीजन में रिफॉर्म्स होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इवॉल्विंग सोसाइटी के साथ रिलीजन का भी इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. एडिटोरियल पेज पे एन आर्बिटर ऑफ फ्री स्पीच इलॉन मस्क के ऊपर आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो ट्विटर को यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. डू नॉट डाइल्यूट CUET. अब यहाँ पर जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है उसका ये कहना है कि CUET एग्जाम के बाद हम यहाँ पर इंटरव्यू भी कराएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. तो ऑथर का ये कहना है कि आपको ऐसा नहीं कराना चाहिए, इसकी वजह से जो CUET के स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएंगे. तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम ये डिस्कस करेंगे अ हाई रिजोल्यूशन टूल. तो यहाँ पर कंपेयर किया गया IBC को और BIFR को, और फिर ऑथर ने लास्ट में ये समराइज़ किया है कि IBC जो है वो BIFR के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे डेटा के साथ वो बात को प्रूव करने की कोशिश की गई है. तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में आया है, हैज़ बीन अंडर इंटेंस स्क्रूटनी. अब कोड को क्रिटिसाइज़ किया जाता है 3 काउंट्स के ऊपर कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिजोल्यूशन होने में. इसके अलावा रिजोल्यूशन कम होता है, लिक्विडेशन ज़्यादा होते हैं, जो रिकवरी अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो नहीं पाता अगर लिक्विडेशन होता है. तो यहाँ पर 3 अकाउंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है. तो ऑथर ने इसको ही काउंटर किया है. ऑथर ने इसको कंपेयर किया है इससे पहले जो मैकेनिज्म था BIFR का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद IBC को लाया गया. तो ऑथर ने यहाँ पर कंपेयर करके बताया कि IBC की एफिशिएंसी और रिजोल्यूशन टाइम जो है BIFR से ज़्यादा अच्छा है. So, for instance, it is often reported that the IBC has reduced the average time to settle a bankruptcy case from 5.8 years to 1.6 years. There are 2 grounds on which one could question the above conclusion. पहला ये जो BIFR है उसका रिजोल्यूशन स्लो था, लेकिन वो ज़्यादा केसेस को सिग्निफिकेंटली सॉल्व करता था. इसको भी ऑथर ने काउंटर किया कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि BIFR जो है वो ज़्यादा केसेस को सॉल्व करता था. तो दिस इज़ हाउएवर सिंपली नॉट ट्रू. अगर हम इंसेप्शन देखें 1987 से, तो BIFR ने लगभग 3500 केसेस सॉल्व किए हैं, और IBC जब से यहाँ पर बना है, लॉन्च इन 2016, इसने 1178 केसेस को सॉल्व किया है. अंटिल इट वॉज बेसिकली जब कोविड पैंडेमिक आ गया था तब इसको सस्पेंड कर दिया गया था IBC को फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम. Finally, since many of the unresolved cases stuck in the BIFR was transferred to IBC, तो BIFR के केसेस भी IBC को ट्रांसफ़र किए गए, तो यहाँ पर वर्कलोड बढ़ गया और हिस्टोरिकल केस पेंडेंसी जो है वो यहाँ पर IBC को और ज़्यादा मिल गई. तो वन could argue that because the IBC is more efficient, it is also likely to have seen more cases being admitted than under the BIFR. तो BIFR में केसेस को कम एडमिट किया जाता था, IBC में केसेस को भी ज़्यादा एडमिट किया जाता है. तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि IBC जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है. द उर्दू पब्लिक स्फेयर. इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था. यहाँ पर एक फैक्ट है जो कि हम देख सकते हैं. द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जाम आई जहान नुमा वॉज पब्लिश्ड ऑन March 27, 1822, और इसको लॉन्च किया था हरिहर दत्ता फ्रॉम कोलकाता. तो बस ये एक फैक्ट है. पुतिन क्लेम्स विक्ट्री इन मैरियोपोल. तो मैरियोपोल को यहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर लिया है. तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्लेम्ड विक्ट्री इन द बैटल फॉर मैरियोपोल. यहाँ पर कुछ लोकेशन है. मज़र शरीफ कहाँ है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अफगानिस्तान में, और कुंदूज प्रोविंस का है, तो ये भी अफगानिस्तान में. तो मज़र शरीफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है कुंदूज प्रोविंस. गाज़ा वायलेंस एस्केलेट्स एज जेरूसलेम क्लैशेस रिज्यूम. अब जेरूसलेम में क्लैशेस होते क्यों हैं? तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट इस बात का है कि जो पैलेस्टीन है वो चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलेम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल बने, इंक्लूडिंग इट्स मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड जूइश होली साइट्स. तो ये पैलेस्टीन चाहते हैं. और इसराइल क्या चाहता है? इसराइल ये चाहता है कि पूरा का पूरा जेरूसलेम जो है वो इसराइल का रहे. तो इसराइल विच एनेक्स ईस्ट जेरूसलेम इन अ मूव नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कैप्चरिंग द एरिया इन 1967 वॉर रिगार्ड्स ऑल ऑफ जेरूसलेम एज इट्स एटर्नल कैपिटल. तो यहाँ पर इसराइल ये चाहता है कि पूरा जेरूसलेम इसराइल की कैपिटल रहे, और यहाँ पर पैलेस्टीन ये चाहता है जो ईस्ट जेरूसलेम है वो यहाँ पर पैलेस्टीन की कैपिटल रहे, जिसकी वजह से हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इसराइल गाज़ा वॉर होते रहते हैं. आगे हम चलते हैं. RS-28 सरमत, ये क्या है? तो रशिया ने टेस्ट किया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत.
द RS-28 सरमत, नेटो ने इसको नेम दिया है सेटन 2। इससे पहले एक और थी जिसको नेटो ने नेम दिया था सेटन, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कौन सी सेटन है और कौन सी सेटन 2 है। तो सरमट मोर लीथल देन द R-36M वोयवोडा ICBMs, नेटो नेम सेटन। तो नेटो ने उसको सेटन नाम दिया था और ये जो सरमत है इसको नेटो ने सेटन 2 नाम दिया है। अब ये क्या है, तो लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, लेकिन जो यूएस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो सॉलिड फ्यूल सिस्टम्स की होती है, तो बेसिकली यूएस अभी भी थोड़ा आगे ही है। अब इसका नाम सेटन क्यों रखा गया है, सॉरी सरमट क्यों रखा गया है, तो सरमट जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि सदर्न रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान में रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी टास, द सरमट इज नेम्ड आफ्टर नोमैडिक ट्राइब्स दैट रोम द स्टेपीज ऑफ प्रेजेंट डे सदर्न रशिया, यूक्रेन एंड कजाकिस्तान। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वीट को प्रोकर कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या है वीट को प्रोकर करने का। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ यहाँ पर वीट को प्रोकर करती हैं। जो वीट का प्रोकरमेंट होता है वो यहाँ पर सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स में यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड और कुछ स्टेट्स में यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है। तो सेंट्रलाइज प्रोकरमेंट सिस्टम में जो प्रोकरमेंट है फूड ग्रेन्स का वो सेंट्रल पूल करता है, FCI करता है, नहीं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। तो सेंट्रल पूल रिफर्स टू स्टॉक्स प्रोकर थ्रू MSP ऑपरेशंस फॉर वेलफेयर स्कीम्स एंड कैलेमिटी रिलीफ। तो यहाँ पर FCI ग्रेन्स को प्रोकर करके करता क्या है, तो MSP स्कीम्स में ग्रेन्स को दिया जाता है या तो कैलेमिटी रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है इन ग्रेन्स का। जो स्टेट्स FCI के बिहाफ पर यहाँ पर प्रोकर करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर बेसिकली FCI ही बेयर करता है। तो कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स प्रोकर्ड बाय द स्टेट एजेंसीज इज रीइम्बर्स्ड बाय द FCI एज पर प्रोविजनल पर कॉस्ट शीट इशूड बाय द GOI। तो सेंट्रलाइज सिस्टम कहाँ कहाँ चलता है, तो पंजाब हरियाणा में सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है। यहाँ पर जो FCI और स्टेट एजेंसीज हैं प्रोकर करते हैं वीट फार्मर से थ्रू अरहतियाज। तो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मर से नहीं लिया जाता, अरहतियाज से लिया जाता है, जो कि बेसिकली कमीशन एजेंट्स होते हैं, आप इनको मिडिल मैन बोल सकते हो। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सारा काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोकर करेंगे, स्टोर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सब कुछ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और देयर एजेंसीज प्रोकर, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट अगेंस्ट द GOI's एलोकेशन फॉर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। इसके अलावा जो भी एक्सेस स्टॉक बचता है कि यहाँ पर MSP में दे दिया, MSP में जो भी लिया वो यहाँ पर PDS में दे दिया, उसके बाद जो भी यहाँ पर अनाज बचता है तो वो एक्सेस स्टॉक जो है वो यहाँ पर FCI वापस ले लेता है। तो अकॉर्डिंग टू FCI द एक्सेस स्टॉक राइस एंड व्हीट प्रोकर्ड बाय द स्टेट इट्स एजेंसीज आर हैंडेड ओवर टू FCI इन सेंट्रल पूल। जो भी एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट का होता है इसमें वो स्टेट गवर्नमेंट को रीइम्बर्स कर दिया जाता है। तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्रोकरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DCP स्टॉक्स आर रीइम्बर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लेट डाउन प्रिंसिपल्स। अब ये जो वीट का MSP होता है ये तय कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है CACP, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और यहाँ पर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने का काम किसका है, तो वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। जो MSP है वीट का वो कितना है वो हमने डिस्कस करेंगे, लेकिन MSP के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा बोनस दे सकते हैं। तो MSP जो वीट का है, स्टेट्स कैन पे बोनस ओवर एंड अबव दिस MSP। जो MSP है वो 23 कमोडिटीज़ के लिए यहाँ पर अनाउंस किया जाता है इंक्लूडिंग वीट एंड राइस, लेकिन MSP के लिए कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो कोई लॉ नहीं है जो कि ये ऐसा कहता है कि MSP देना है। तो MSP की कोई भी लीगल गारंटी नहीं है, MSP को लेकर यहाँ पर कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। While procurement agencies ensure that stocks brought to मंडीज are purchased as per specification, जो फार्मर है अगर उसको बेटर प्राइस मिल रहा है किसी प्राइवेट प्लेयर से तो जो फार्मर है वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को भी अपना अनाज यहाँ पर बेच सकता है। अगर हम 2020 को हटा दें तो पंजाब ट्रेडिशनली नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है टू द सेंट्रल पूल फॉर वीट। अब FCI को कितनी कॉस्ट पड़ती है ग्रेन को प्रोकर करने में, तो FCI को जो कॉस्ट पड़ती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है वो एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड होता है। इसके अलावा MSP, इंसिडेंटल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, स्टेट टैक्सेस, कमीशन टू अरहतियाज और सोसाइटीज़, कॉस्ट ऑफ बैगिंग मटीरियल्स, मंडी लेबर, ट्रांसपोर्टेशन टू डिपोर्ट एटसेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट जो वीट की पड़ रही है FCI को वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू MSP। तो MSP यहाँ पर 2015 था, लेकिन FCI का अगर हम कॉस्ट देखें तो पड़ रही है 2588। आगे चलते हैं। SC, STs, OBCs इन सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट डेटा ऑन पोस्ट एंड वैकेंसी शो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जनवरी 28 का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि पहले आपको यहाँ पर क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ SCs और STs का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आपको क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करना है ये हर कार्डर के लिए सेपरेटली कलेक्ट करना है। तो हर कार्डर के लिए सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उसके ही चलते जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रोड टू ऑल यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स रिमाइंडिंग देम अबाउट कलेक्शन ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा। तो यहाँ पर क्वांटिफिएबल डेटा का कलेक्शन होना शुरू हो गया है फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस। आगे चलते हैं। इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, ये हम डिस्कस कर सकते हैं।
बजट में अनाउंस किया गया था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कि हम यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि ईवीज़ का एडॉप्शन और ज़्यादा हो सके। अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या होती है? तो बैटरी स्वैपिंग का बेसिकली यही मतलब है कि आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी के साथ एक्सचेंज कर लो। तो बैटरी स्वैपिंग इज अ मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज बैटरीज फॉर द चार्ज वंस। तो नीति आयोग ने इसको लेकर एक पॉलिसी बनाई है, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जिसमें यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो कि यहाँ पर स्वैपेबल बैटरीज यूज़ करेंगे, उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी उन कंपनीज़ को। इसके अलावा इंटर ऑपरेबल बैटरीज होनी चाहिए, तभी तो चेंज की जा सकती हैं। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेट ओन्ड कंपनीज कांट बिड इन अदर पीएससी डाइवेस्टमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो सरकार चाह रही है, जो यहाँ पर सरकार डाइवेस्टमेंट कर रही है ये सोच के कि प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, लेकिन अगर दूसरी ही पीएसयू उसको ले ले तो बेसिकली फिर से स्टेट ओनली हो जाएगा, तो ऐसे में एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही बार किया है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को कि आप बिडिंग नहीं कर सकते फॉर अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है जिनका। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।